देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और हमारे इस खास शो फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। और यहां पर आपको बताना जरूरी हो जाता है कि अगले गुरुवार आ रहा है युद्ध गुरु यानी राफेल फाइटर जेट। आज हम आपको बताएंगे कि इसकी जद में चीन आने से हैरान क्यों है। चीन की फांस भारत यूएस आए साथ ट्रंप और मोदी की जुगलबंदी ने ड्रैगन के देश में हलचल मचा दी है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि चीन की चोरी और सीना जोरी सुपर पावर अमेरिका से क्यों भिड़े हैं डिप्टी और किन कागजात में लगा रहे हैं आग। आज बात होगी भूटान में नई चाल की। आपको बताएंगे कि चीन ने कौन सा समाधान पैकेज भूटान के सामने रखा है जिसके बदले मांग रहा है पूरा का पूरा डोकलाम। फिक्र की एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां जान के दो दुश्मनों का पता चला है। आपको बताएंगे कि मिस्ट्री कोरोना वायरस कैसे हुआ है डीकोड। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में भारत के स्टैंड ऑफ की फिक्र लगातार बढ़ती जा रही है। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से खबर मिली है कि डिसएंगेजमेंट का दूसरा चरण अभी भी शुरू नहीं हुआ है। चीन की तरफ से ग्राउंड पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। दोनों देशों के बीच 14 जुलाई को चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी, जिसके एक हफ्ते गुजर चुके हैं और चीन की सेना अब भी LAC पर बैठी हुई है। साफ है कि भारत पूरे हालात को समझ रहा है और अपनी तैयारियों को आगे ले जा रहा है। इसके संकेत आज शुरू हुए 2 दिन के एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मिले। गौर करने वाली बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स को हर वक्त तैयार रहने को कहा है। संकेत साफ है कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए स्टैंड बाय मोड में रहेगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक और लद्दाख में सेना की इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट में भी एयरफोर्स की भूमिका की तारीफ की है। यानी ऐसे वक्त में जब चीन LAC पर अपनी धौंस दिखा रहा है, पीछे न हटने की जिद पर अड़ा हुआ है, ऐसे में बालाकोट स्ट्राइक का नाम लेना एक तरह से चीन के लिए बहुत बड़ी चेतावनी मानी जा सकती है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि भारत ने LAC पर लंबी लड़ाई की तैयारी कर रखी है और अगर यह लड़ाई नवंबर तक भी चली तो तैयारी में कोई कमी नहीं है। तब तक ठंड का मौसम आ चुका होगा और भारत ने इस हिसाब से भी खुद को तैयार कर लिया है कि तब हिमालय पर प्रचंड ठंड पड़ रही होगी। फिलहाल एक हफ्ते के अंदर इस तैयारी में सुपर शक्ति जुड़ने वाली है। अगले गुरुवार को फ्रांस से 5 राफेल भारत पहुंच जाएंगे और अब आपको बताते हैं कि उनकी तैनाती कहां होगी, उसकी मारक क्षमता क्या होगी, जिसकी जद में आने से चीन भयभीत है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और गुरुवार को युद्ध का एक ऐसा गुरु भारत पहुंच रहा है जो अपनी युद्ध कला से चीन का सारा गुरु चकनाचूर कर सकता है। यह फ्रांस में बना राफेल जेट फाइटर करीब 15 मीटर लंबा और करीब 5 मीटर ऊंचा एक ऐसा युद्ध है जिसकी रफ्तार और मार का दुनिया के 2 नंबरी सुपर पावर चीन के पास कोई जवाब नहीं। वैसे तो एक राफेल ही चीन की हर साजिश पर भारी, लेकिन पूर्वी लद्दाख में जारी स्टैंड ऑफ के बीच एक साथ आ रहे 5-5 राफेल विमान जो हिंदुस्तान के लिए हौसले की उड़ान है। ये शायद पहली बार जब अपनी फैक्ट्री से ही 5 राफेल विमान एक असाइनमेंट लेकर उड़ान भरेंगे। सूत्र बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास राफेल फाइटर्स के 2 स्क्वाड्रन होंगे, जिनमें से एक स्क्वाड्रन अंबाला में तो दूसरा हाशिमारा में तैनात होगा। राफेल के पहले स्क्वाड्रन का नंबर 17 होगा और यह अंबाला में स्थापित होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए यह तैनाती कितनी खतरनाक होगी, इसे इसी से समझ सकते हैं कि एक राफेल फाइटर अपने होम बेस से फुल लोड के साथ तिब्बत में बने चीन के 3 महत्वपूर्ण एयरबेस कोटान, काशगर और नागरी तक कुछ मिनटों में ही पहुंच सकता है और इसके बराबरी का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट चीन की पूरी वायुसेना में नहीं है। अंबाला एयरबेस से चीन की एयरबेस नागरी की हवा में दूरी 363 किलोमीटर के आसपास, और अगर लेह या श्रीनगर में ऑपरेशनल बेस के तौर पर राफेल को तैनात किया जाता है तो श्रीनगर से काशगर 625 किलोमीटर और श्रीनगर से होटा 572 किलोमीटर के करीब।
तो लेह से काशगर 615 किलोमीटर, लेह से होटान 384 और लेह से नागरी की दूरी हवा में तय करने के लिए मैं 324 किलोमीटर तय करनी है। और ये दूरी तय करना किसी भी भारतीय वायुसेना के विमान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, खास तौर पर राफेल के लिए। ईस्टर्न सेक्टर में राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन हाशिमारा में तैनात होने जा रहा है, जहां से अरुणाचल सीमा पर चीन पर नजर रखी जा सकेगी। जंग के मैदान में कई बार एक हथियार ही गेम चेंजर साबित होते हैं, और जिस तरीके से चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में राफेल वही गेम चेंजर साबित होंगे। दरअसल राफेल जो हैं दो बड़ी बातों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये कि ये हिमालय की पहाड़ियों के अंदर वार करने में पूरी तरीके से सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी बात ये कि चीन के पास राफेल जैसा कोई तोड़ नहीं है। राफेल की पहुंच तिब्बत में चीन के हर एयरबेस तक इस फाइटर की मारक क्षमता को बढ़ाता है हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल। एक थ्रेट परसेप्शन, एक चुनौती है चीन से, और उस चीन से चुनौती में भी भारत और अमेरिका का सहयोग काफी अच्छा चल रहा है, आपको बताना चाहेंगे। लेकिन इससे निपटने के लिए अब हमारे सामने अब से कुछ ही समय में आने वाला है राफेल, और ये राफेल जो है उसने चीन की नींदें खराब करके रखी। क्यों? जरा देखें वहां पर कि आखिर ये राफेल, इसकी मारक क्षमता और चीन के कौन कौन से एयरबेस इसकी जद में आते हैं। आइए चलते हैं। यहां पर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि यहां पर ये फिक्र आपकी का जो वॉल है इसमें देखें, ये है भारत। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब एयरबेस देखें। अंबाला में जहां पर राफेल तैनात होगा, वहां से नागरी जो एयरबेस है सिर्फ 363 किलोमीटर की दूरी पर है। देख रहे हैं आप, और ये जो धुआं निकल रहा है इसका मतलब यही है कि ये स्ट्राइक जोन है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अंबाला के बाद अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो फिर ये देखें आप, ये जो हमारे सामने है श्रीनगर से काशगर 625 किलोमीटर, यहां पर भी अगर राफेल डिप्लॉय होता है तो इसकी जद में भी आता है चीन सीधे तौर पर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ये जो चीजें आ रही हैं ये हमारे सामने बताती हैं कि किस तरीके से राफेल से खौफजदा है। ले से नागरी 324 किलोमीटर, यानी ये वो इलाके हैं जहां पर ये वो एरियाज हैं, चीन के एयरबेसेस हैं जो टारगेट हो सकते हैं राफेल से। और ये मत भूलिए, राफेल में जो मिसाइल्स हैं, राफेल में जो रॉकेट्स हैं, वो 6 किलोमीटर दूर तक मार सकते हैं। सोचें आप, आगे देखें आप, ले से काशगर 615 किलोमीटर, ले से काशगर। ये हमारे सामने एक और चीज सामने आ रही है, ये बड़ा रोचक है। खैर इसको जरा मैं चाहूंगा चेंज करें आप जरा। एक और चीज जो हमारे सामने है वो ये है, जो आज हमने देखा समझा, जो अलग अलग एयरबेसेस हैं। ले से होटान 384 किलोमीटर, यानी अगर राफेल आपने यहां पर डिप्लॉय किया है तो होटान उसकी जद में है। चीन के ये वो सारे इलाके हैं जो राफेल के टारगेट जोन्स में आते हैं, ये वो एयर बेसेस हैं, और चीन के बाकायदा ये वो एयर बेसेस हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। चेंज ओवर करें क्विकली। और यहां पर अगर हमने इस तरह की बात की है तो चीन के, ये देखें, अब ले से नागरी, पहले हमने कुछ और दिखाया था आपको, अब 324 किलोमीटर, यानी राफेल जो है उसकी जो, और वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं राफेल की ताकत क्या है, क्यों वो इतना पावरफुल है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। लेकिन चेंज ओवर करें। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हम आपको दिखा रहे हैं वो जरा ध्यान से देखें आप, ये है पूर्वी इलाका। जो पूर्वी इलाके की अगर बात करें तो यहां से देखें, हसीमरा से शिंघास्ते 293 किलोमीटर, ये है राफेल, यहां से फ्लाई करके वहां जा सकता है, और ये इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। जो हमारे सामने एक और चीज आ रही है वो ये है कि किस तरीके से ये अलग अलग एयरबेसेस पर अगर राफेल को हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो ये हशीमरा से गोंगर 324 किलोमीटर। ये जो गौर करने वाली बात है, अगर पूर्वी सीमा की बात की जाए तो राफेल के टारगेट में चीन के कई सारे एयरबेसेस आते हैं, और वो भी अलग अलग जोन से आते हैं। ये हम आपको नहीं बताएंगे कि हम डिप्लॉय एग्जैक्टली कहां किया जाएगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंस की बात है। चेंज ओवर करें। नेक्स्ट, वो ये है, जो एक और चीज हमारे सामने आई है वो राफेल को लेकर न्यांगची और तेजपुर, इसके बीच में 324 किलोमीटर, और ये जो एयरबेस है इसके अलावा भी बताते हैं कि बीच में भी एक एयरबेस है जिसकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। जो एक और चीज हम दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, और वो ये है कि अगर एक और एयरबेस की बात करें तो चबुआ से न्यांगची 217 किलोमीटर है। ये अलग अलग एयरबेसेस हैं। मैं चाहूंगा इस वॉल को चेंज ओवर करें। जो एक और वॉल हमने लेकर आए अपने दर्शकों के लिए वो कंपैरिजन है, जरा इसको समझे। जो हम राफेल की बात कर रहे हैं, राफेल वर्सेस F-16 जो पाकिस्तान का है, और J-20
लेकिन J20 की अभी तक पहली स्क्वाड्रन भी नहीं आई है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मारक क्षमता J20 अभी भी ट्रायल्स में है, वो चीन का J20 है। देखिए आप, हवा में 150 किलोमीटर राफेल, जमीन पर 300 किलोमीटर तक का टारगेट। पाकिस्तान F-16 का जो है 100 किलोमीटर टारगेट राफेल से कम है, और ये 300 किलोमीटर तक मार्क करती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि J20 अभी भी ट्रायल स्टेजेस में है। चेंज करें, चीन की टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया भर में उसमें सवाल है। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क, वो भी चेंज करें क्विकली, दुनिया का ऐसा कोई भी शक्तिशाली मुल्क, अगर यूरोपियन कंट्री से बात की जाए या कोई भी विकासशील देश, वो चीन की टेक्नोलॉजी नहीं खरीदता है। सिर्फ अफ्रीका या पाकिस्तान, जिनके पास पैसे नहीं होते, या नॉर्थ कोरिया, वो खरीदते हैं। पाकिस्तान चीन की अपेक्षा में भारतीय पायलट ज्यादा कुशल हैं, यह भी समझने वाली बात है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है MiG-21 से हमने F-16 लुढ़का दिया था। यह हमारी स्किल्स हैं। आइए वापस चलते हैं। कुल मिलाकर अगर राफेल की मारक क्षमता की बात की जाए तो वो चीन के हर एयरबेस को टारगेट में लेता है। जो दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो ये है कि इसके अलावा राफेल किसी भी एयरक्राफ्ट से दोनों मुल्कों में ज्यादा ताकतवर है। खैर, चीन की विस्तारवादी सोच और जमीन की भूख लगातार बढ़ती जा रही है। अब वो जमीन के जाल में भूटान को फंसाना चाहता है। ड्रैगन ने नया पैतरा पैकेज प्रस्ताव के रूप में फेंका है। माना जा रहा है कि भूटान के जरिए चीन भारत को घेरना चाहता है, क्योंकि भूटान ने पूर्वी इलाके पर चीन का कभी कोई विवाद नहीं रहा। अब तक 24 दौर की बातचीत में कभी भी चीन ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन अब उसने अपना रुख बदल दिया है। भूमाफिया ड्रैगन और जमीन खोर जिनपिंग की नजर हर उस देश पर है जो उसका पड़ोसी है। अकेला भारत ही नहीं, दुनिया के 23 देशों से चीन का सीमा विवाद है और इन देशों की जमीन पर जिनपिंग की गिद्ध नजर है। चाहे वो भारत हो, जापान, ताइवान या नेपाल। अब बारी भूटान की। अपने पड़ोसियों के साथ भूमाफिया की तरह बर्ताव करने वाले ड्रैगन की नजर अब भूटान पर है। चीन ने पूर्वी भूटान में मौजूद सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य पर अपना दावा कर दिया है। लेकिन इस बार चीन ने न सिर्फ दावा ठोका, बल्कि नई चाल भी चल दी, जिसके दायरे में है हिंदुस्तान और निशाने पर है डोकलाम। चीन ने भूटान को सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक पैकेज का प्रस्ताव भी दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान वेंगविन ने कहा कि चीन और भूटान के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। भूटान के पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय हिस्सों को लेकर सीमा विवाद रहा है। इन विवादों के निपटारे के लिए एक पैकेज का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव जमीन की अदला बदली को लेकर है। 1996 में चीन ने भूटान के सामने जमीन की अदला बदली करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने नामंजूर कर दिया था। उस वक्त चीन ने प्रस्ताव दिया था चीन भूटान को उत्तरी सीमा के विवादित क्षेत्र सौंप देगा और बदले में डोकलाम समेत पश्चिमी सीमा के विवादित क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। यह डील उसके लिए फायदे का सौदा साबित होता, लेकिन भारत की चिंता बढ़ जाती। अगर डोकलाम चीन के पास चला जाता तो चीनी सेना की पहुंच सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अहम चिकन नेक तक हो जाती। भारत के लिए बड़ा खतरनाक सौदा है कि भूटान मान जाता है, क्योंकि डोकलाम जो है भारत, भूटान और चीन का ट्राई जंक्शन, चीन तीनों के उस पर स्थित है एक तरह से। चीन फिर से वही डील करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी एक छोटे से हिस्से को छोड़कर चीन भूटान में लगभग पूरे डोकलाम पर कब्जा कर चुका है। इस प्रस्ताव के मानने के बाद भूटान को डोकलाम पर अपने दावे को छोड़ना होगा। मतलब ये, अगर भूटान ने प्रस्ताव पर सहमति दी तो भारत के लिए उत्तर पूर्व में डोकलाम विवाद जैसी स्थिति फिर आ सकती है। 2017 में डोकलाम विवाद के समय चीनी सेना ने भूटान की जमीन पर निर्माण कार्य करने की कोशिश की, जिसके कारण भारत और चीन की सेना में टकराव की नौबत आ गई थी। उस वक्त सीमा पर 72 दिनों तक तनाव रहा था। वैसे पूर्वी भूटान पर चीन का दावा भी नया है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपना नहीं बताया। हालांकि भूटान दुनिया के हर मंच से कहता रहा है कि सक्तेंग उसका अभिन्न अंग है। वैसे सीमा विवाद पर चीन ने पहले भूटान को डराया था, फिर धौंस दिखाई और अब वो पुचकार रहा है।
ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ड्रैगन पैकेज के जरिए पुरजोर दावे से भारत पर दबाव बना रहा है? चीन ने भूटान के जिस पूर्वी हिस्से पर अपना दावा पेश किया है, गौर करने की बात यह है कि यह इलाका अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब है। देश में कोरोना संक्रमण रोज नए डेंजरस स्टेज पर पहुंच रहा है और अब 12 लाख के पार पहुंच गया है। इस वक्त कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि इसने हमारी और आपकी फिक्र बढ़ा दी। 12 लाख के पार केस पहुंचने के साथ ही मौत का आंकड़ा भी करीब 29,500 के करीब पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि अब तक 7,68,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 4,17,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पूरी दुनिया में हर दिन अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले भारत में ही पाए जा रहे हैं और भारत में संक्रमण के जितने केस हैं उनमें से 72% से ज्यादा देश के 7 राज्यों में मौजूद हैं। राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। लेकिन 7वें नंबर पर मौजूद है गुजरात, सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि गुजरात में कोरोना जिस तरह से लोगों को शिकार बना रहा है उस तरह से पूरे देश में नहीं हो रहा है और इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज के फिक्रनामा में इसको देखें आप। गुजरात देश में कोरोना का वो गढ़ है जो कोरोना केस के लिहाज से 7वें नंबर पर है, लेकिन कोरोना से मौत की रफ्तार में सबसे आगे है, क्योंकि गुजरात में डेथ रेट सबसे ज्यादा है। देश में डेथ रेट का औसत 2.40% है, जबकि गुजरात में ये उससे बहुत ज्यादा, करीब 2 गुना है। गुजरात में कोरोना की ये किलर स्पीड पहले से ही परेशानी का सबब बनी हुई थी, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। GBRC यानी गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्टडी के मुताबिक गुजरात में फैला कोरोना वायरस देश के बाकी हिस्सों में फैले वायरस से अलग है। राज्य में डेथ रेट ज्यादा होने की वजह कोरोना वायरस के 2 अलग रूप हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने नाम दिया है A23403G और C14408T। कोरोना के कारण जान गंवाने वाले 95% से ज्यादा लोगों में ये दोनों मिले हैं। मतलब ये कि वायरस के इन दोनों रूप के चलते ही लोगों की तेजी से मौत हो रही है। कोरोना वायरस का ये म्यूटेशन कितना खतरनाक है, ये जानने से पहले आप ये जानिए कि म्यूटेशन होता क्या है। किसी स्थान या वातावरण या अन्य कारणों से किसी वायरस की जेनेटिक संरचना में होने वाले बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं और इसकी पुष्टि रिसर्च के दौरान शोधकर्ता वायरस की संरचना का अध्ययन करने के बाद करते हैं। इस स्टडी में 91 ऐसे म्यूटेशन सामने आए हैं जो कि दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर वायरस बार बार रूप बदलता है तो खतरा और बढ़ता है, संक्रमण की रफ्तार तेज हो सकती है और मरीजों का रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। कोरोना का यही बहरूपियापन डॉक्टर्स की फिक्र और चुनौती बढ़ा रहा है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में बोले रक्षा मंत्री। LAC पर एयरफोर्स की तुरंत तैनाती से दुश्मन को मिला कड़ा संदेश। चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहे वायुसेना। रक्षा मोर्चे पर भारत की बड़ी कामयाबी। एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर तट पर 15 से 16 जुलाई को हुआ परीक्षण। चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है चीन। बातचीत के 1 हफ्ते बाद भी बफर जोन के लिए तय की गई दूरी का नहीं कर रहा है पालन। ड्रैगन की हर हरकत पर भारतीय सेना की पैनी नजर। कुलभूषण मामले में पाकिस्तान का नया ड्रामा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई याचिका की दाखिल। ICJ फैसले की समीक्षा के लिए वकील नियुक्त करने की रखी मांग। लालकृष्ण आडवाणी से गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात। 30 मिनट तक राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा और बाबरी मस्जिद केस को लेकर हुई बातचीत, सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना काल में संसद की पहली कार्यवाही। बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत आज 44 राज्यसभा सांसदों ने ली शपथ। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। राजस्थान की सियासी लड़ाई पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पीकर CP जोशी ने दायर की याचिका। CM गहलोत ने PM को लिखी चिट्ठी, कहा चुनी हुई सरकार को ही गिराने की साजिश हो रही। अब NCERT की किताब में आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ेंगे छात्र। 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की बुक में शामिल किया गया पाठ।
370 से देश को हुए नुकसान के बारे में दी गई पूरी जानकारी। बकरीद को लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन, सामूहिक नमाज पर रोक, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी, घर पर ही मनाए त्योहार। अब एक ऐसी खबर जिसने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कानून के राज की पोल खोल दी है। एक पत्रकार जिसे उसकी 2 बेटियों के सामने गोली मारी गई थी, उसकी मौत हो गई। सवाल उठ रहा है कि क्या इस देश में छेड़खानी का विरोध करने पर भी जान देनी होगी? आखिर इसका गुनहगार कौन है और न्याय कौन देगा? ध्यान से देखें रिपोर्ट। इस पत्रकार का गुनाह सिर्फ इतना था कि इसने अपराधियों के आगे घुटने नहीं टेके। एक पत्रकार जो परिवार की इज्जत के लिए बेखौफ गुंडों से भिड़ा, लेकिन देश के सड़े हुए सिस्टम की बलि चढ़ गया। पत्रकार विक्रम जोशी सोमवार रात से बुधवार सुबह तक आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ते रहे और आखिरकार हार गए। और इसके साथ ही हार गया सड़ा हुआ पुलिसिया तंत्र, सरकार और प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी थी उनकी रक्षा की, बेटी बहन मां की सुरक्षा की। अब विक्रम जोशी की पत्नी आंख के बदले आंख मांग रही हैं, बुलेट के बदले बुलेट वाला इंसाफ मांग रही हैं। सवाल उठता है कि अब इंसाफ मिलेगा कहां, जब ऊपर से नीचे तक मुजरिम ही मुजरिम नजर आए। गोली मरवाना चाहती हूँ, गोली मरवाना चाहती हूँ। अब मेरे को खर्चे देगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे होएगी? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरे माँ ना मेरे बाप, मेरे कोई नहीं। मेरा आदमी था मेरे पीछे, मैं नहीं जी सकती। 20 जुलाई की रात दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी अपनी 2 बेटियों के साथ घर लौट रहे थे। तभी उन पर कुछ गुंडों ने हमला किया। पहले मारपीट हुई, लात घूंसे चले और फिर चंद गुंडों ने पत्रकार के सिर पर गोली मार दी। वारदात के बाद बेखौफ बदमाश आराम से मौके से चलते बने। इस हमले की वजह आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। विक्रम ने 2 दिन पहले इस घटना से पहले तहरीर दी थी कि उनकी भांजी को छेड़ा जाता है, उन्हें भी धमकियां मिल रही थी। अपराध की ये वजह हर परिवार को परेशान करने वाली है, क्योंकि ये गुंडे पत्रकार की भांजी को आए दिन तंग किया करते थे, जिसका विक्रम ने विरोध किया था। पुलिस तक भी आवाज पहुंचाई थी, बावजूद इसके खाकी देखती रही, गुंडागर्दी जीत गई। पुलिस वाले ने तो चौकी में बैठ के मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग कर दी, चौकी इंचार्ज ने। और अब हम चीन में आई भयानक बाढ़ की बात करेंगे, जहां वुहान, अनहुई, शांगजी और शेजियांग में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन में 60 साल बाद ऐसा भयानक बाढ़ आई है, जिसने चीन के 27 राज्यों में करीब 4.5 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया। 150 लोगों की मौत हो गई है, हजारों घर तबाह हो चुके हैं। चीन में कुदरत के कहर की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। यूनान प्रांत के हुआगुआ गांव में जब पहाड़ दरका तो चारों ओर कोहराम मच गया। मलबे का ये सैलाब अपने सामने आई हर चीज को बहा ले गया। देखिए किस तरह सफेद रंग का ये मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। लैंडस्लाइड के जद में कई घर आए, 2 लोग मारे गए और कई लापता हैं। वहां से गुजर रही 6 गाड़ियां भी मलबे में दबकर चकनाचूर हो गई। चीन में बारिश की वजह से पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक हर जगह तबाही मची। ये सायरन चीन में शिनजियांग नदी के किनारे बसे हर शहर में बज रहा, जिसका सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। जैसे ये मकान जो देखते ही देखते चंद सेकंड में नदी के धारा में समा गया। इस बीच सोशल मीडिया पर चीन का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक फेरी बोट कुछ लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी टक्कर ब्रिज के पिलर से हो जाती। पूरी बोट 2 टुकड़े में बट जाती है
और उसमें सवार लोग डूबने लगते हैं। चीनी अथॉरिटी ने शुक्रवार थ्री गॉर्जेस डैम पर और ज्यादा शक्तिशाली बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका के चलते यांगजे नदी के तट पर बसने वाले शहरों के लिए नया अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भारत में भी होगा। यह ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगस्त के अंत तक 5000 वॉलंटियर्स पर करेगा। कंपनी के सीईओ अडार पूनावाला का कहना है कि अगर ट्रायल सफल होता है तो 2021 की पहली तिमाही तक 30 से 40 करोड़ डोज तैयार किए जा सकेंगे। एक डोज की कीमत 1000 रुपए या इससे कम हो सकती है। कश्मीर के उर्दू अखबार ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर एक मास्क अटैच किया और लोगों से इसे पहनने की अपील की। फ्रंट पेज पर बाईं तरफ मास्क अटैच किया गया है और दाहिनी तरफ उर्दू में लिखा गया, मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मास्क की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में डिजाइनर मास्क के साथ साथ सोने चांदी के मास्क भी आ गए हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक सुनार ने सोने और चांदी से जड़े मास्क बनाए। सोने के मास्क की कीमत 3.25 लाख रुपए और चांदी के मास्क की कीमत 15,000 रुपए है। प्रयागराज में महिलाओं का एक समूह हाथों से राखी बना रहा है ताकि बायकॉट चाइना की मुहिम को और मजबूत किया जा सके। दरअसल चीन को हर साल रक्षाबंधन पर राखियों से 4000 करोड़ की कमाई होती है। लिहाजा प्रयागराज की तरह देश के कई हिस्सों में महिला संगठन राखी बनाकर चीन को चोट दे रही हैं। हम कुछ भी बना पाए तो हम चाइना को थोड़ा भी मात दे पाएंगे तो हमें लगेगा कि हमने अपने देश के विकास में थोड़ा सा सहयोग किया। और अब जो है सो खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। ये लाइनें सुन सुनकर जोश में आया हुआ था। बादल आए, कुछ अंधेरा सा छाया, बूंदें बरसीं तो मेरा मन मयूर हो उठा। निकल गया खुद को बचाए बगैर भीग जाने के लिए। भीग भी लिया, घर लौट कर आया और तौलिए से खुद को सुखाते हुए 2 छींकें क्या आ गईं। घर वाले अचानक ऐसे देखने लगे जैसे मैंने गुनाहे अजीम कर दिया हो। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, अरे नहीं वो नहीं है। पर तब तक लगा जैसे मैं अब अछूत हो चुका हूँ। फौरन क्वारंटाइन हो जाने का फरमान सुना दिया गया। मॉनसून में समस्या विकट है। पहले जिन लक्षणों में वेपुर अब से चिंता दूर हो जाती थी, अब बात दूर तलक चली जाती है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा टेस्ट करवा लूँ क्या? बोले अभी उसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कागज़ की कश्ती बारिश का पानी वाली गज़ल कुछ दिनों के लिए एहतियातन सुनना बंद कर दो। बीवी सब सुन रही थी, उसको लगा टेस्ट की बात हो रही है, मतलब काम हो गया है। भीगने की हिमाकत पर कहासुनी शुरू हो गई। पहले मैच बराबरी पर चल रहा था कि तभी बीवी ने आंसुओं की बारिश की, डकवर्थ लुइस लागू हुआ और मैं मैच हार गया। बाकी तो जो है सो है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।